हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 3 पार्ट 1 की बात करेंगे। चैप्टर 3 जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड उसके फीचर्स कि एग्रीकल्चर्स के फीचर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आज हम बात करेंगे। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ इम्पोर्टेंस की बात करते हैं और बाकी की जो इसके पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें कि क्या इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर की है या उस समय थी जब हमारा जो है इंडिपेंडेंस का जो टाइम था उस समय थी। तो अगर हम बात करें तो उस समय कम से कम 72% जो लोग थे, वर्किंग पॉपुलेशन जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। यानी कि 72% लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के थ्रू ही अपना जो है लाइफ को चला रहे थे। मतलब अगर हम बोले कि जीवन निर्वाह जो होता है वो कर रहे थे उसके अंदर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके इसमें इम्पोर्टेंस में आती हैं, वो देखिए क्या है। फर्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सबसे बड़ी बात होती है किसी देश की जीडीपी का अच्छा होना, कि उस देश की जीडीपी में कौन सी चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और हमारे देश में 50% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका था? एग्रीकल्चर का। कि एग्रीकल्चर जो है वो कम से कम 50%, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मायने रखती है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो 50% जो है कंट्रीब्यूट करती थी, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था 50% जीडीपी में। सेकेंड है सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड्स। अब यहाँ पर बात आ रही है सप्लाई ऑफ वेस्ट गुड्स। वेस्ट गुड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वेस्ट गुड्स बोलते हैं। जैसे वीट, राइस, पल्स, बाजरा, इस तरह की चीज़ें नेसेसरी गुड्स। तो ये क्या है कि जो नेसेसरी गुड्स है उनकी सप्लाई किससे हो रही थी? एग्रीकल्चर से हो रही थी। ये भी क्या है? एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि एग्रीकल्चर के थ्रू ही आपको वेस्ट गुड्स मिल रहा था। फिर आता है इसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्या है। एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी हमारा क्या था उस समय? एग्रीकल्चर ही ज़्यादा था। एग्रीकल्चर इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द पीपल इन इंडिया। कि इंडिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो सोर्स था वो क्या था? इसका एग्रीकल्चर था। किस चीज़ के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी कि जो लोग रोज़गार से जुड़े हुए थे वो मोस्टली प्रिंसिपल सोर्स था जो आपका इंडिया का, वो एग्रीकल्चर ही था। फिर आता है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कि जब हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई इंडस्ट्रियल काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो मोस्टली हमें किससे मिल रहा था? एग्रीकल्चर से मिल रहा था। जैसे कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीड्स फॉर द ऑयल इंडस्ट्री एंड शुगर केन फॉर द शुगर मिल्स। यानी कि हर तरह से अगर हम बात करें कि जो रॉ मटेरियल है वो कैसे मिल रहा है, किसको मिल रहा है, तो वो सारा का सारा हमें किससे मिल रहा था? एग्रीकल्चर से ही मिल रहा था, जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री भी डिपेंड थी। इसके बाद आता है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। अब क्या होता है कि इंडस्ट्री अगर कोई सामान बना रही है तो उसको कौन फॉलो करेगा, मतलब कौन खरीदेगा। यानी कि उसको जो डिमांड है उसकी वहाँ वो कहाँ क्रिएट हो रही है, तो उसकी डिमांड भी एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। कैसे हो रही थी? जैसे एग्रीकल्चर में हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? जैसे कैपिटल गुड्स की, मोस्टली जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, इस तरह की जो चीज़ें थी जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी जो है मशीन्स की, हमारी एग्रीकल्चर उसमें। तो ये सारा सोर्स क्या था? कहाँ से मिला था? ये सारा जो डिमांड है ये कहाँ से हुई? एग्रीकल्चर से हुई, जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि उनकी डिमांड को क्रिएट किया जाए। तो उनकी डिमांड जो है वो कहाँ क्रिएट हो रही थी? एग्रीकल्चर से ही हो रही थी, कैपिटल गुड्स की ज़्यादा। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट हमारी एग्रीकल्चर कर रही थी। बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट जो हमारी ये लगा लो कि कम से कम जो है एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री स्टूड एट 11.76% उस समय था। जैसे टी है, जूट है, तंबाकू है, कॉफ़ी, स्पाइसेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सपोर्ट की जाती थी। यानी जिनका हमारे देश में तो था ही था कि वहाँ पर तो चलो खाया जा रहा है,
लिया जा रहा है, यूज़ हो रही है हर चीज़ें, बट वो चीज़ें सारी की सारी वहाँ पर भी यानी कि आपके जो है दूसरे देशों में भी यूज़ की जा रही थी, जो आज भी है हमारे पास। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, कि हमारे देश के अंदर ही डोमेस्टिक ट्रेड में भी कंट्रीब्यूट ये कर रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रेड क्या है स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब होता है कि जिसमें हमारे ही देश के अंदर उसकी कितनी खपत हो रही है, कितना यूज़ हो रहा है, वो सारा कुछ उसके अंदर कंट्रीब्यूट होता है। डोमेस्टिक कंट्री, हमारी ही कंट्री के अंदर कितना वो हो रहा है। फिर आता है स्पोर्ट्स टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कि ये क्या है आपकी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसके लिए, उसको भी सपोर्ट कर रही थी। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कौन सी है? जैसे रेलवे एंड रोडवे। अब एग्रीकल्चर सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कैसे? एग्रीकल्चर सोर्सेज जब आप एग्रीकल्चर में जब आप यूज़ करते हैं, चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, या अपने डोमेस्टिक कंट्री में आप वो जो है माल बेच रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें रेलवे और रोडवे दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल था। ये थी इम्पोर्टेंस। अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की, कि एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या क्या थे इंडिया में। तो वो देखिए एग्रीकल्चर के फीचर्स। सबसे पहले आता है लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही लो जो है उसमें, जैसे कि मैं बात करूँ कि 1 हेक्टेयर में इतना जो है होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है, तो वो लो प्रोडक्टिविटी यानी कि मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, की ज़मीन में 1 हेक्टेयर में कितना आउटपुट हो रहा है। लॉट ऑफ रीज़न, और इसके क्या है, बहुत सारे रीज़न है लो प्रोडक्टिविटी की। क्या क्या रीज़न है? जैसे यहाँ के किसानों को फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास फाइनेंस नहीं होता, जो है मॉडर्न टेक्निकल मशीनें उनके पास नहीं होती, कुछ इनपुट्स नहीं होते उनके पास, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके पास कमी है। उस कमी के कारण जो है उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती जाती है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है? जैसे हमारे मान लो हमारे जो देश में आपने आज भी देखा होगा कि एक किसान की जो फैमिली है और उसमें जो है 8 मेंबर है। अब उनके पास जो खेत है उसके अंदर ज़रूरत है सिर्फ 3 लोगों की, लेकिन वो 8 के 8 उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो वो 8 के 8 जो काम कर रहे हैं उसमें ज़रूरत सिर्फ 3 लोगों की, और काम 8 करें तो जो 5 है वो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस तरह से बोलते हैं इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका रिफ्लेक्ट क्या होता है? इसका रिफ्लेक्ट होता है फिर बैकवर्डनेस। और ओब्वियसली दिखने में हमें क्या लग रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं जबकि उसमें मिल कुछ भी नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, बैकवर्डनेस आ जाती है। पुअर्टी को जो है फॉलो करते हैं, मतलब पुअर्टी आ जाती है उसकी वजह से। फिर आता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ये हम सब जानते हैं कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड है? रेनफॉल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आज भी हमारे पास उस लेवल के जो है सिंचाई की चीज़ें हमारे पास नहीं है जो जिससे हम अपना काम अच्छे से कर सकें। अगर बारिश होती है तो फसल अच्छी हो गई, नहीं होती है तो नहीं हुई, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, तो ये रेनफॉल पे बहुत डिपेंड है। फिर है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? दे डोंट थिंक अबाउट एज ए बिजनेस इन एग्रीकल्चर, कि जो किसान हैं जो वो बना रहे हैं वो क्या है कि आपकी जो बिज़नेस है उसको सॉरी अपना जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी फसलें उगा रहे हैं, उनको एक बिज़नेस नहीं मानते। उसको सिर्फ इतना मानते कि उगाया, चलो हमने खा लिया पी लिया, हमारे परिवार का पालन पोषण हो गया, चलो काफ़ी है ना। उसको एज ए बिज़नेस नहीं लेते, और जब एज ए बिज़नेस नहीं ले रहे तो ये उनकी कमी बन जाती है, क्योंकि जब तक वो एज ए बिज़नेस नहीं लेंगे तब तक वो उसमें बेनिफिट नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है मॉडर्न इनपुट्स की, केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कमी है इनकी, और इन वजह से क्या होता है हमारी पुअर फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। अब इसमें अगर हम बात करें कि क्यों है, तो सीधी सी बात है, ये सिर्फ रीज़न है इसका कि हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत गरीब है, और उसकी वजह से क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी बनती है एंड बैकवर्ड जो है बैकवर्डनेस बन जाती है, कि जिसकी वजह से वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जहां पर उनको होना चाहिए।
सिर्फ मॉडर्न इनपुट्स की कमी की वजह से। फिर है स्मॉल होल्डिंग, ये भी बहुत बड़ी कमी है। स्मॉल होल्डिंग का मतलब है छोटे छोटे टुकड़े होना। किसानों के पास क्या है, ज़मीन के टुकड़े छोटे छोटे हैं, यानी जगह जगह बिखरे हुए हैं, पूरा इकट्ठा ज़मीन नहीं है। तो वो उस चीज़ को भी एक नेगेटिविटी मतलब उसमें भी है कि नेगेटिव थिंक है कि वो अपनी यूज़ ऑफ मॉडर्न डिफ़िकल्टीज़, मतलब जो मशीन्स, जो आपकी मॉडर्न मशीनें हैं उनका यूज़ नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, उनको एक जगह हो तो उनको करना ईज़ी हो जाता है। उसमें जैसे हार्वेस्टर यूज़ करना है, ट्रैक्टर यूज़ करना है, तो अगर वो ज़मीन बड़ी है और एक जगह है तो काफ़ी ईजी हो जाए, बट वो नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। एंड लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट, ये भी बहुत बड़ी कमी है। मालिक सोचता है कि जो मुझे मिला है उसे मैं अपने पास सहेज के रखूं, टेनेंट सोचता है कि जो मुझे मिला है वो मैं मेरे पास रखूं। इन दोनों में से कोई भी ये नहीं सोचता है कि जो पैसा आया उसमें से कुछ हिस्सा उस ज़मीन के लिए भी लगाए जिससे हमें ये प्रोडक्शन हुआ है। मतलब यहाँ पर इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट इतना चलता रहता है कि ये अपने आप को ऊपर उठाने की बजाय एक दूसरे के साथ उलझे रहते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।